तभी जिया ने अगस्त की बात को अपने मन में दोहराया। वो समझ गई थी कि अब अगस्त उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा, इसलिए उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं उज्जवल के फोन का इंतजार करूंगी। अपनी बात खत्म करते ही जिया चुप हो गई। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अगस्त को थैंक यू कह सके। फिर से दोनों के बीच में एक अजीब सी शांति बन गई। जिया अगस्त से कुछ कहती उससे पहले अचानक अगस्त की आवाज में एक अजीब सा फीकापन जिया को महसूस हुआ और अगस्त ने उसी फीकी आवाज में जिया से कहा, मुझे एक जरूरी कॉल आ रहा है, मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ और तुमसे बाद में बात करूंगा। जिया ने अगस्त की बात का जवाब देते हुए हाँ भी नहीं कहा था कि अगस्त ने उसका फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन रखने के बाद 2 घंटे गुजर चुके थे। जिया काफी देर तक अगस्त के कॉल का इंतजार कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक आजकल अगस्त को क्या हो गया है। जब से वो स्विट्जरलैंड गया है तब से ही उसने एक बार भी जिया से ज्यादा देर तक बात नहीं की थी। अब जब भी जिया अगस्त से फोन पर बात करती थी, हर बार उसे ऐसा महसूस होता था जैसे अगस्त के आसपास कोई ऐसी चीज है जो उसे जिया से बात करने से रोक रही है। और आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अगस्त ने जिया से फोन करने का वादा करके दोबारा कॉल बैक नहीं किया। 3 घंटे गुजर जाने के बाद भी जब अगस्त का फोन नहीं आया तो जिया उठी और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। जैसे ही जिया ने कपड़े उतारकर शावर ऑन किया, तभी उसकी फोन की घंटी बजने लगी। जिया ने तुरंत फोन की घंटी की आवाज सुनी और उसने पानी की बूंदें शरीर पर पड़ते ही शावर बंद कर दिया। वो तुरंत तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आ गई और फोन उठाते ही जिया ने हेलो कहा। तभी एक आदमी की आवाज उसके कानों तक पहुंची। उस आदमी ने जिया से कहा, हेलो जिया, कैसी हैं आप? मैं उज्जवल बात कर रहा हूँ। जिया उज्जवल की बात का जवाब देते हुए कहती है, हेलो उज्जवल, मैं अच्छी हूँ, पर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जिया ने उज्जवल को एक बार देखा था, पर पहली बार में उसके लिए उज्जवल की आवाज पहचानना मुश्किल था। तभी उज्जवल जिया से कहता है, हाँ जी जिया, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जिया कहती है, उज्जवल आप मुझे बताइए, क्या किसी इंसान की मर्जी के बिना उसकी फोटो निकालकर सोशल मीडिया पर डालना और फिर उसके खिलाफ अफवाह फैलाना गैर कानूनी है? और अगर कोई ऐसा करे तो क्या उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया जा सकता है? उज्जवल ने बोला, ये उस पर डिपेंड करता है कि मामला कितना सीरियस है। अगर इससे किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचता है तो पुलिस उस पर मानहानि का दावा नहीं कर सकती है। फिर उज्जवल ने रुक कर कहा, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाने के एवज में आप उस शख्स पर मुकदमा कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए ठोस सबूत होने चाहिए। क्या आपके पास कोई सबूत है? जिया ने पूछा, क्या सोशल मीडिया पर लिए गए स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर काम आ सकते हैं? उज्जवल कहता है, ये जानने के लिए मुझे एक बार उन स्क्रीनशॉट को देखना पड़ेगा। क्या आप मुझे वो भेज सकती हैं? जिया ने जब उज्जवल की बात सुनी तो वो काफी शांत हो गई। उसने शालिनी के भेजे गए स्क्रीनशॉट खोल कर देखे। जिया को मालूम था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा कि उर्मिला ने अपने वीचैट के मैसेजेस में लिखा था। जिया उज्जवल से कहती है, ठीक है, मैं फोन रखकर आपको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। जिया ने तुरंत फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी जिया एक बार और उर्मिला की लिखी गई बातों को पढ़ने लगी। भले ही जिया ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन वो जानती थी कि उज्जवल अगस्त के लिए काम करता है और वो अगस्त को ये बात जरूर बताएगा कि जिया उससे क्या काम करवाने वाली है। इतना सोचते ही जिया ने मन बना लिया कि वो उज्जवल को वो स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजेगी। दूसरी तरफ उज्जवल जिया के मैसेज का इंतजार कर रहा था। अचानक उसके फोन की घंटी बजी और उसने जैसे ही मैसेज नोटिफिकेशन सुनकर फोन उठाया तो देखा कि जिया ने स्क्रीनशॉट की जगह पर एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, मैं सोच रही हूँ ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इसलिए केस ना करना ही ठीक रहेगा। उज्जवल ने जिया से इस मैसेज की उम्मीद नहीं की थी। वो अपनी पूरी तैयारी कर चुका था और उसने सोच लिया था कि वो उस शख्स को क्या सजा देगा और किस तरह से उसका केस फाइल करेगा।
हालांकि उज्जवल बहुत बड़ा वकील था और वो सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस को ही अटेंड करता था, लेकिन अगस्त की बात वो कभी भी नहीं टाल सकता था। इसलिए उसने जिया की बात सुनने का फैसला किया था। जहां जिया मन ही मन सोच रही थी कि जो लोग उससे प्यार करते हैं वो कभी उस पर शक नहीं करेंगे, और जिन्हें फालतू की बात बनाना अच्छे से आता है उनके लिए तो यह आम बात है। वो तो आए दिन 4 लोगों के बीच में किसी न किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, फिर एक मैसेज भेजना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। यहाँ उज्जवल ने जिया का भेजा हुआ मैसेज अगस्त को भेजा और अगस्त से कहा, पता नहीं जिया को अचानक क्या हुआ। पहले उन्होंने मुझे ये पूछा कि अगर सोशल मीडिया पर कोई किसी के बारे में ऐसी बातें लिख दे जिससे कि उस इंसान की जिंदगी पर असर पड़े तो क्या इस पर केस दर्ज कर सकते हैं। हालांकि मैंने उनको जवाब दे दिया था और वो मुझे सबूत के तौर पर एक स्क्रीनशॉट भेजने वाली थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और मुझे ये मैसेज भेज दिया। अब बताइए मैं क्या करूं? अगस्त से बात करते हुए उज्जवल ने जिया का लिखा हुआ मैसेज अगस्त को भेज दिया था। अगस्त ने जैसे ही वो मैसेज पढ़ा, उसने उज्जवल की बात का जवाब देते हुए कहा, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो कर सकते हो। उज्जवल समझ गया था कि अगस्त क्या कहना चाहता है, तभी उसने तुरंत जिया के मैसेज का जवाब देते हुए लिखा, ठीक है जिया, जैसा आप ठीक समझें। अगर आपको ये केस नहीं करना है तो ये आपका निजी फैसला है, पर अगर फ्यूचर में आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक फोन कर सकती हैं। उज्जवल का मैसेज देखते ही जिया ने फोन किनारे पर रखा और वो उर्मिला के बारे में सोचने लगी। हालांकि उर्मिला से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हो ना हो उर्मिला ने ये सब रोशनी से अपनी दोस्ती निभाने के लिए किया था, और जिया का अकेले इस बात की तह तक जाना जरूरी भी था और नहीं भी। जिया अपने ख्यालों के असमंजस में डूबी हुई थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। कुछ देर पहले ही दादा दादी मनोहर के साथ बाहर से कुछ सामान लाने के लिए गए थे, शायद वही वापस लौटे होंगे। ये सोचकर जिया अपने बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा दादा दादी और मनोहर तीनों के ही हाथ में कुछ पैकेट्स थे। उन सभी पैकेट्स को देखकर जिया ने रास्ता छोड़ा और सबको अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही दादा दादी और मनोहर अंदर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठे और उन्होंने अपना सामान रखा, तभी जिया दादी से कहती है, दादी इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? दादी कहती है, अपने आप को कभी आईने में देखा है? इसकी बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं सामान लेकर आ गई। कुछ खा पी लिया कर, माँ तो एडमिट है, बेटी भी बीमार हो जाएगी। क्या यही चाहती है तुम? जिया दादी का कंसर्न समझ सकती थी, तभी उसने मनोहर की तरफ इशारा किया। मनोहर कहता है, देखो मेरी गलती नहीं है, मुझे जो बताया गया मैंने बस वो खरीद लिया। तभी जिया कहती है, लेकिन ये सब बनाएगा कौन? दादी कहती है, ओ तो ऐसा कहो ना कि तुम इस बात से डर रही हो। वैसे भी ये राशन मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। मुझे पता था तुम खाना नहीं बनाती हो तो मैं खुद ही बना लूंगी। वैसे भी घर पर तो मैं ही बनाती हूँ। जिया दादी के करीब जाकर दादी से कहती है, नहीं दादी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि हमें बहुत सारे काम करने हैं और हॉस्पिटल भी जाना है। हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम खाना बना सके, इसलिए बाहर कहीं खा लेते हैं। दादी कहती है, इसी वजह से तुम इतनी पतली हो चुकी हो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। तभी दादाजी जिया से पूछते हैं, आखिर हम हॉस्पिटल कब तक जाने वाले हैं? जिया कहती है, दादाजी अभी तो 10 बज रहे हैं और हमें माँ से मिलने का मौका 3 बजे तक ही मिल पाएगा, इसलिए हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं है। तभी दादी वो दोनों पैकेट्स उठाकर किचन की तरफ चली जाती हैं और जिया से कहती हैं, अभी बहुत टाइम बाकी है जिया, मैं तब तक खाना बना लूंगी। इससे पहले कि जिया दादी से कुछ कहती, तभी मनोहर जिया से कहता है, तुमसे तो कुछ बनता नहीं, कम से कम उन्हें तो खाना बनाने दो। मनोहर की बात सुनते ही जिया अपने गाल पर हाथ लगाती है, फिर मनोहर की तरफ पलटकर उसे छेड़ते हुए कहती है, हाँ आपसे तो मुझे बात करनी थी,
वैसे मैं आपको बता दूं कि शालिनी का फोन आया था और वो आपके बारे में पूछ रही थी। जिया के मुंह से ये शब्द सुनते ही मनोहर भड़क उठा और उसने जिया से कहा, तुम मेरी पर्सनल जिंदगी में दखल अंदाजी क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे कई बार कहा ना कि मुझे शालिनी पसंद नहीं है। जिया ने इशारा करते हुए मनोहर को ये बताने की कोशिश की कि दादाजी भी वहीं बैठे हुए हैं। दादाजी की तरफ झटके से नजर पड़ते ही मनोहर चुप हो गया, लेकिन दादाजी के दिमाग में जो सवाल घूम रहा था उन्होंने पूछ डाला और मनोहर से कहा, क्यों भाई, क्यों पसंद नहीं है? कोई खराबी है क्या लड़की में? मनोहर कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो उम्र में मुझसे बहुत छोटी है और मैं कोई चिल्ड्रन होम नहीं खोलना चाहता। दादाजी कहते हैं, वो सिर्फ उम्र में ही छोटी है, कोई बच्ची नहीं है जिसे तुम्हें उंगली पकड़कर रास्ता दिखाना पड़ेगा। जिया समझ गई थी कि मनोहर और दादाजी के बीच में चल रही बातों का बतंगड़ बन सकता है। इससे पहले कि जिया उन लोगों को रोकने के लिए कुछ कह पाती, तभी उसके फोन में एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। उसने तुरंत अपना फोन उठाकर देखा कि ये शालिनी का मैसेज था। जिया मैसेज देखने से पहले अपना फोन उठाकर कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही अंदर जाकर उसने देखा, शालिनी ने लिखा था, तुमने ग्रुप देखा? जिया शालिनी को फोन लगाकर उससे कहती है, हाँ मैंने कुछ देर पहले देखा था। शालिनी पूछती है, कितनी देर पहले? जिया कहती है, तुमसे बात होने के तुरंत बाद, लगभग आधा एक घंटा हो गया होगा। शालिनी कहती है, लेकिन अब ग्रुप का माहौल एकदम बदल गया है। उर्मिला किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है और कुछ लोग जो कि तुम्हें जानते थे और तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते थे, वो उर्मिला की बात का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उर्मिला अचानक से कहीं गायब हो गई है। जिया कहती है, अचानक ऐसा क्या हुआ? तभी वीचैट में एक और नोटिफिकेशन टोन आती है और शालिनी कहती है, शायद ये नोटिफिकेशन भी उसी से रिलेटेड है, तुम भी अपना वीचैट खोलो और मैं भी देखती हूँ। इतना कहते ही शालिनी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और जिया ने भी चैट खोलकर देखा। उसमें एक अननोन लड़की का मैसेज आया था जिसने लिखा था, उर्मिला को पुलिस पकड़कर ले गई। उस ग्रुप में मौजूद सभी लोगों के लिए ये काफी हैरानी भरा था और जिया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस ने उर्मिला को क्यों पकड़ा। लेकिन जिया को मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। उससे पहले ही ग्रुप में 2-3 लोगों ने उस अननोन इंसान से इस बारे में पूछ लिया था कि आखिर उर्मिला को पुलिस ने क्यों पकड़ा। तभी एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था कि उर्मिला ने अपने शौक पूरे करने के लिए काफी सारी कंपनी से लोन लिया था। इतना ही नहीं, उसने एप्स को भी नहीं छोड़ा था। जब वो लोन नहीं भर पाई तो कई दिनों तक सारी कंपनीज उसे नोटिस भेजती रही, लेकिन उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। शायद इसी बात को लेकर उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है। लेकिन ये सुनते ही जिया मन ही मन सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं इसके पीछे अगस्त का तो कोई हाथ नहीं? उर्मिला को जेल पहुंचाने वाला अगस्त था या उज्जवल? आगे जानने के लिए जिया अपने फोन की स्क्रीन को देख रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस साफ बता रहे थे कि वो उस फोन करने वाले आदमी के साथ बात नहीं करना चाहती। तभी अगस्त जिया के चेहरे को देखता है और उसके फोन की तरफ झांकने की कोशिश करता है और जिया कस के अपने हाथ में फोन को दबाने लगती है। अचानक उसे एहसास होता है कि अगस्त उसके फोन की स्क्रीन पर देखने की कोशिश कर रहा है। वो अपना फोन तुरंत पीछे कर लेती है। अगस्त जिया से कहता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ परेशानी है तो बताओ। जिया कहती है, कोई परेशानी नहीं है। अगस्त कहता है, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं कि तुम्हें कोई बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। तभी जिया के फोन में मैसेज का नोटिफिकेशन आता है और जैसे ही जिया मैसेज खोलकर देखती है, उसमें लिखा था, हाय जिया, मैं उदय, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा और मेरी बात खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, बस एक बार मुझसे मिल लो। जिया ये मैसेज पढ़ ही रही थी कि तभी अगस्त उसके हाथ से फोन छीन लेता है और फोन की स्क्रीन पर देखने लगता है। जिया जोर से चिल्लाते हुए कहती है,
मिस्टर अगस्त, मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी मत कीजिए। जिया के चेहरे पर गुस्सा देखकर अगस्त तुरंत स्क्रीन पर लिखा हुआ नाम पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही जिया झपट कर अपना फोन वापस ले लेती है और उसे पर्स में डाल देती है और आगे की तरफ चलने लगती है। तभी पीछे खड़ा अगस्त आवाज देते हुए जिया से कहता है, क्या उदय की बातों का अब भी तुम्हारे ऊपर असर पड़ता है? ये सुनते ही जिया रुक जाती है। तभी अगस्त चलकर उसके सामने आ खड़ा होता है। जिया इस वक्त अगस्त की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने अगस्त की तरफ देखे बिना अपने कदम आगे बढ़ा दिए। फिर दोनों चुपचाप लिफ्ट की तरफ गए। जैसे ही जिया ने लिफ्ट का बटन दबाकर अपने हाथ बांध लिए, अगस्त उसे घूर रहा था। जिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। लिफ्ट के आते ही जिया उसके अंदर चली गई और अगस्त भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट के अंदर चला गया। पार्किंग एरिया में पहुंचते ही जिया को समझ नहीं आ रहा था कि अगस्त ने गाड़ी कहाँ पार्क की है, क्योंकि थिएटर में आते समय वो लोग दूसरे रास्ते से आए थे। तभी अगस्त जिया को रास्ता दिखाते हुए कहता है, जिया इस तरफ। जिया अपनी आईब्रो ऊंची करती हुई अगस्त की बताई हुई डायरेक्शन की तरफ चलने लगती है और अगस्त जिया की तेज चाल देखकर रिमोट से गाड़ी खोल देता है। जिया अब भी गुस्से में थी और वो उसी एनर्जी के साथ कार का हैंडल खोलते हुए चुपचाप कार में बैठ जाती है। अगस्त को समझ आ गया था कि इस वक्त जिया को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वो भी चुपचाप जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। जैसे ही गाड़ी हाईवे पर पहुंची, तभी एक बार और जिया का फोन बजने लगा। जिया ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखे बिना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अगस्त ने एक नजर और जिया की तरफ डाली। तभी अगस्त जिया से कहता है, एक बार फोन उठाकर बात कर लो, शायद उसे तुम्हारी बात समझ आए। ये सुनते ही जिया तुरंत अगस्त की तरफ मुड़ती है और गुस्से से उसे देखने लगती है। जिया मन ही मन सोच रही थी कि अगस्त किस तरीके का इंसान है। क्या उसे फर्क नहीं पड़ता कि जिया किसी के भी साथ जाए, बात करे या कुछ भी करे? वैसे तो थिएटर में जिया ने ये सवाल अगस्त से साफ साफ पूछा था, अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सोए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अगस्त कहता है, शरीर की जरूरत मन की जरूरत से अलग होती है, इसमें फर्क पड़ने वाली क्या बात है? वो बात अलग है कि अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो शायद कहानी कुछ और होती। हालांकि ये बात पूरी तरह से जिया सुन नहीं पाई थी, क्योंकि उससे पहले ही स्क्रीन पर फाइट सीन शुरू हो चुका था और उस आवाज के नीचे अगस्त की आवाज दब गई थी। कुछ ही देर में अगस्त की गाड़ी जिया के अपार्टमेंट के करीब पहुंचने ही वाली थी। तभी जिया ने गौर से अगस्त की तरफ देखा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे। अगस्त जिया को देखकर कहता है, क्या हुआ? जिया ने अगस्त की बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर जैसे ही अगस्त ने जिया की आंखों की तरफ देखा तो वो समझ गया कि सामने पेड़ के नीचे खड़े आदमी की तरफ वो देख रही है। तभी अगस्त कहता है, क्या यही उदय है? जिया हाँ में सर हिलाती है। उदय उस वक्त जिया के अपार्टमेंट के नीचे खड़ा ऊपर की तरफ देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जिया के नीचे उतरने का इंतजार कर रहा हो। अगस्त धीमी आवाज में जिया से कहता है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? जिया गुस्से में थी और वो अगस्त की तरफ बिना मुड़े कहती है, गाड़ी घुमा लीजिए, मुझे यहाँ नहीं उतरना, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। जिया की बात सुनते ही अगस्त को वो दिन याद आता है जब वो जिया के बहुत करीब था और जिया नशे की हालत में उदय का नाम ले रही थी। उस इंसिडेंट ने अगस्त को साफ साफ समझा दिया था कि उदय की वजह से जिया अब तक परेशान होती आई है। हालांकि उन दोनों के बीच की कहानी अगस्त को नहीं पता थी, पर उसके लिए जिया के इतने शब्द ही काफी थे, अगस्त मैं उस आदमी को एक नजर नहीं देखना चाहती हूँ। तभी अगस्त अपनी गाड़ी घुमा लेता है। जिया शांत बैठी हुई थी। रात का समय था, सड़कों में गाड़ियों की संख्या बहुत कम थी। वैसे भी नोएडा में आधी रात को ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलते थे, इसलिए सड़कें खाली, साफ और शांत थी। उस वक्त अगस्त जिया को काम डाउन करना चाहता था, लेकिन उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, इसलिए उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। जिया अपना फोन उठाकर पीछे की सीट पर फेंकते हुए अपना सर गाड़ी की सीट पर टिकाकर आंख बंद कर लेती है। उसकी आंखों में वो सारे पल घूमने लगते हैं जो उसने उदय के साथ बिताए थे। हालांकि अब उन पलों में कोई एहसास नहीं था, पर फिर भी जिया को परेशान करने के लिए इतना काफी था। उस वक्त जिया जोर जोर से चिल्लाकर पूछना चाहती थी कि आखिर ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। बड़ी मुश्किल से अभी अभी जय ने उसका पीछा छोड़ा और अब उदय पता नहीं कौन सी नींद से जाग कर आया है। इन 6 सालों में क्या उसे एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि जो भी गलतफहमी उन दोनों के बीच में हुई थी उसे दूर कर लेनी चाहिए थी? हालांकि जिया उदय पर भरोसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे पूरा भरोसा था कि उदय झूठ बोल रहा है। अगर ये किसी गलतफहमी को लेकर हुआ होता तो शायद उदय आज से पहले जिया को ये सब कुछ बता चुका होता। तभी जिया को वो दिन याद आता है
जब वो सच सवर कर उदय के साथ डेट पर जाने वाली थी और कई सारे सपने सजाकर उसके घर की सीढ़ियों पे आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब उसने उदय के घर का दरवाजा खोला तो उसका सारा ख्वाब मिट्टी में मिल गया। हालांकि उस दिन जिया ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था, पर उसने उदय को देख लिया था। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि बीच में हवा पास होने तक की भी जगह नहीं बची थी। जिया रोते हुए 1 सेकंड में नीचे उतर गई और खुद को अकेला महसूस करने लगी। ये सब सोचते हुए झटके से जिया की नींद खुलती है और वो हांफने लगती है। अगस्त उसे देखकर घबरा जाता है और फिर सीट के साइड में रखे हुए पानी के बोतल को निकालकर जिया की तरफ बढ़ा देता है। जिया बिना सोचे समझे अगस्त के हाथ से पानी का बोतल लेती है और एक सांस में पूरा बोतल पानी गटक जाती है। जिया के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, पर अगस्त को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक जिया किस बात से डर गई। तभी अगस्त कहता है, जिया क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बता दो। जिया अगस्त की बात सुनकर ना में सर हिलाती है और फिर अपना सर गाड़ी की सीट पर टिका देती है। जिया एक बार और आंख बंद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि कहीं आंख बंद करने में फिर से उसे वही सारी चीजें ना दिखने लगे जो वो अपनी जिंदगी में भूलती आई है। उस वक्त जिया को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि अगस्त उसे कहाँ लेकर जा रहा है। ना ही उसने अगस्त से कहीं जाने की डिमांड की थी। उसका दिमाग पूरे तरीके से थक चुका था और अब वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। अगस्त ने तभी अपना बायां हाथ उठाया और जिया के सर पर रख दिया। जिया ने अगस्त की इस हरकत का एक बार भी विरोध नहीं किया और तुरंत उसकी आंखों से आंसू आने लगे। तभी हाईवे से अगस्त ने राइट टर्न लिया और एक पतली सी सड़क पर गाड़ी अंदर गई। ये दिल्ली का सबसे पॉश एरिया था, जहां हर बड़े बिजनेसमैन का घर था। जिया पहली बार इस इलाके में आई थी। तभी जिया ने देखा कि वहां लाइन से स्पोर्ट्स कार लगी हुई थी। इतना ही नहीं, महंगी महंगी बाइक और घरों के बाहर की सजावट भी बाकी दिल्ली से बिल्कुल अलग थी। कुछ देर के बाद अगस्त अपनी गाड़ी रोकता है और गार्ड दौड़कर उसके पास आता है और हाँ में सर हिलाते हुए अगस्त के लिए दरवाजा खोलता है। दरवाजे के अंदर जाते ही जिया ने देखा कि लगभग आधे किलोमीटर तक आंगन फैला हुआ था। तभी अगस्त ने एक गोल चक्कर लगाकर गैराज में गाड़ी खड़ी कर दी और उतरकर जिया की तरफ आ गया और जिया के लिए दरवाजा खोलते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा। जिया ने अगस्त की तरफ बिना देखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और फिर उसके साथ चलने लगी। तभी जिया ने देखा कि अगस्त के घर में 2 लिफ्ट थी, एक जो 3रे फ्लोर तक जाती थी और दूसरी 8वें फ्लोर तक। 8वें फ्लोर वाली लिफ्ट के लिए अगस्त को अपने फिंगरप्रिंट्स पंच करने पड़ते थे। जैसे ही अगस्त अपना फिंगरप्रिंट पंच करता है, वैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। लिफ्ट के अंदर 4 दीवारी में आईने लगे हुए थे। जिया खुद को उन आईनों में देखकर अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। तभी अगस्त ने 8वें फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट अगले मिनट में 8वें फ्लोर पर पहुंच गई थी। जैसे ही दरवाजा खुला, जिया अगस्त का लिविंग रूम देखकर हैरान रह गई। वहां मौजूद हर एक चीज बेशकीमती थी, पर जिया की नजर खिड़की के सामने रखी पियानो पर पड़ी और पियानो देखते ही एक पल के लिए जिया अपना गम भूल गई और उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी आगे बढ़ते हुए जिया ने चारों तरफ नजर डाली। फर्श पर एक भी धूल का कतरा नहीं था। सोफे ऐसे चमक रहे थे जैसे आज ही शोरूम से लाए गए होंगे। इतना ही नहीं, लिविंग रूम में इतनी रोशनी थी कि दिन और रात का अंतर कर पाना मुश्किल था। हालांकि कोई भी बल्ब नजर नहीं आ रहा था। तभी जिया ने सर उठाकर देखा कि सीलिंग में बहुत ही खूबसूरती के साथ लाइट्स फिट की गई थी और सीलिंग से आने वाली लाइट्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लिविंग रूम के बीचों बीच झूमर लगा हुआ था, जो उस व्हाइट लाइट में पीली लाइट को मिक्स करके एक फिल्मी माहौल बना रहा था। अगस्त जिया को अपने घर क्यों लेकर आया था, आगे जानने के लिए और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।